नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। देखिए दोस्तों, कुछ टॉपिक हम विश्व इतिहास के कर रहे हैं और लगभग 4 से 5 टॉपिक हमारे कवर हो चुके हैं। आज जो है अपना नया टॉपिक वो है इटली का एकीकरण। तो इटली के एकीकरण में सबसे पहले आपके दिमाग के अंदर पृष्ठभूमि तैयार होनी चाहिए कि कौन से स्थान पर क्या चीज़ थी और इटली के एकीकरण में बाधाएं क्या थी, इटली के एकीकरण में सहायक तत्व क्या थे, इटली का एकीकरण कैसे हुआ, किन किन व्यक्तियों का योगदान रहा। इन सब चीज़ों को पहले देखिए। फैक्ट सीधा पढ़ने की इसके अंदर यदि पढ़ने की कोशिश करेंगे अपने तो इसका फिर ऊपर से जाता है। और यदि आपने इसकी बेसिक चीज़ समझ ली तो आपको चाहे कितना ही फैक्ट याद कराओ तुरंत याद होता रहता है। इसलिए मैंने पहले यह वीडियो बनाने की आवश्यकता समझी है ताकि आप इसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर चलें। तो पूरी वीडियो को दोस्तों ध्यान से देखिए। निश्चित तौर पर आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपीएससी से लेकर फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर या आरएस मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, तो इटली के एकीकरण हर जगह आपको विश्व इतिहास के अंदर ये टॉपिक मिलेगा। और पूरे वीडियो को ध्यान से देखने के बाद में आपका इस बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद में इटली का एकीकरण का प्रश्न गलत होने की संभावना बहुत ही कम है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, इटली का मैप आप देखिए कि कहाँ पर क्या है। मैप के अंदर आपको एक ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ऐसे ध्यान रखिए, ये इटली है, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या है, ऑस्ट्रिया, और यहाँ पर आपका क्या है, फ्रांस। मतलब आप इसको देख सकते हैं, ये आपका वर्तमान इटली का मैप है। ये आपकी पूरी इटली है और यहाँ पर आता है ऑस्ट्रिया और यहाँ पर आता है फ्रांस, ठीक है। इन दोनों की मुख्य भूमिका रहेगी। और इसके बाद में मैप के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। ये आपका ऑस्ट्रिया हो गया, देखो, ठीक है। और ये आपका पीडमार्ट सेवाई वाला क्षेत्र है। ये पेपल स्टेट है, पडमा मेडोना टस्कनी, ये पेपल स्टेट आएंगे यहाँ पर। और यहाँ पर आपका है रोम, बीच में ही। और यहाँ पर नीचे दक्षिण में यानी कि नीचे की तरफ नेपल्स और सिसिली, ठीक है। और ये यहाँ पे सिसिली आ गया, ये नेपल्स और ये सिसिली। तो कुछ मेन चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। पीडमार्ट वाला ऊपर है और पेपल स्टेट बीच में है, ये रोम बीच में है और सार्डिनिया इधर है। तो इतनी चीज़ें यदि आपको ध्यान है तो थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। बाकी बीच बीच में मैं आपको मैप दिखाता चलूँगा। तो शुरुआत करते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। देखिए, वीडियो थोड़ा बड़ा बन सकता है, इसको पूरे ध्यान से देखिए दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि फैक्ट बहुत कम है इसके अंदर, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। 19वीं शताब्दी में यूरोपीय देशों के मध्य इटली एक महज भौगोलिक अभिव्यक्ति था। भौगोलिक अभिव्यक्ति कैसे, क्योंकि ये आप देख सकते हो कि किस तरह से है। इस तरह से यानी कि एक तरह से ऐसे लंबाई के आकार का है। यानी कि 1814 के अंदर फ्रांस की क्रांति के बाद में क्या हुआ था, पेरिस के अंदर सम्मेलन होता है। और पेरिस के अंदर सम्मेलन होने के बाद में विजयी जो यूरोपीय देश थे, इन्होंने यूरोप के अंदर प्रादेशीय जो व्यवस्था थी इसका निर्णय करने के लिए 1814 में पेरिस में और फिर 1815 के अंदर एक सम्मेलन किया था यहाँ वियना में। ऑस्ट्रिया की राजधानी थी वियना। इन दोनों के अंदर सम्मेलन करते हैं और वियना सम्मेलन में टर्की के अतिरिक्त सभी यूरोपीय देशों ने भाग लिया था। तो ये थोड़ा सा मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ। 1815 के अंदर वियना के अंदर एक सम्मेलन होता है, वहाँ पर टर्की को छोड़कर बाकी सभी यूरोपीय देशों ने भाग लिया। इसकी जो अध्यक्षता है वियना सम्मेलन की, बाकी मैं फ्रांस की क्रांति के अंदर भी आपको ये टॉपिक बता चुका हूँ। वियना सम्मेलन में ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री मेटरनिक को इस सम्मेलन का अध्यक्ष बनाया गया था। मेटरनिक कौन था, ऑस्ट्रिया का प्रधानमंत्री था। तो ये मेटरनिक का नाम भी ध्यान रखना। इसने इटली को एक क्या कहा था, मात्र भौगोलिक अभिव्यक्ति बोला था। तो ये शब्द एक शब्द आया है कि भौगोलिक अभिव्यक्ति। तो भौगोलिक अभिव्यक्ति मात्र किसने कहा था सबसे पहले, तो वियना जो सम्मेलन हुआ था उसके अंदर मेटरनिक के द्वारा ये शब्द इस्तेमाल किया गया था। इटली एक महज भौगोलिक अभिव्यक्ति के रूप में था। इस समय इटली एक विखंडित क्षेत्र था जो कि 1 दर्जन स्वतंत्र राज्यों के रूप में बंटा हुआ था। इसमें से विभिन्न राज्यों के शासक हित आपस में परस्पर टकराते थे।
ये सब इटली की राजनीतिक एकता के प्रबल विरोधी थे, क्योंकि इटली की एकता के फलस्वरूप गद्दी के साथ हाथ धोने की आशंका थी। ऑस्ट्रिया का दबदबा इटली की राजनीति पर था। ऑस्ट्रिया बहुत ज़्यादा दबदबा बनाकर रखता है, और लेकिन इटली के विभिन्न राज्य शासक न चाहते हुए भी 19वीं शताब्दी के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं घटती है जिसके फलस्वरूप राष्ट्रवाद का उदय हो जाता है यहाँ। इसके दौरान कुछ क्रांतिकारी संस्थाओं का जन्म होता है, जिसके कारण इटली ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, और अंततः गोतवा 1870 के अंदर एक राष्ट्र के रूप में इटली का निर्माण हुआ, एक उदय हुआ। इटली के एकीकरण की प्रक्रिया को सही ढंग से समझने के लिए सबसे पहले हम इटली के एकीकरण के कुछ प्रमुख बाधाएं क्या थी इनको देखते हैं। तो इटली के अंदर प्रमुख बाधाएं क्या थी, ये देखिए इटली की प्रमुख बाधाएं। प्रथम तो यह थी, बाधाओं के बारे में चर्चा करें कि सबसे पहले बाधा यही कि यहाँ पर जो बहुसंख्यक जनसंख्या है वो अशिक्षित और गरीब थी। राष्ट्रीय एकता जैसे विषय की कोई दिलचस्पी नहीं थी। यद्यपि इटली के अंदर प्रबुद्ध व्यापारी वर्ग अपने हितों को संरक्षण करने के लिए अधिक लाभ पाने की आशा से राष्ट्रीय एकता को आवश्यक मानते थे, परंतु यह विशेष महत्व रखता था कि आम जनता की जागरूकता एवं भागीदारी के बिना ये संभव नहीं हो सकता था। राष्ट्रीय एकता व्यवहारिक दृष्टि में संभव नहीं थी। अब है तत्कालीन इटली। अनेक छोटे छोटे राज्य में राज कर रहे थे। उन्हें डर था कि राष्ट्रीय एकता के लिए चलाए जा रहे आंदोलन के लिए निरंकुश राजतंत्र या राजगद्दी के लिए खतरा साबित हो, इसलिए एकीकृत इटली को एक राजा हो सकता है। हुआ क्या था कि 1815 में आप एक तरह से देख सकते हैं कि इस तरह से जैसे इटली को मान सकते हैं अपने, ठीक है, ये भारत का मैप बन रहा है, वैसे आप इटली का देख सकते हैं। 1815 के अंदर यदि बात करें तो इटली मुख्य रूप से 4 भौगोलिक भागों में बंटा हुआ था। भौगोलिक भाग का मतलब ये है कि भौगोलिक राजनीतिक भागों में बंटा हुआ था। राजतंत्र का प्रभाव उत्तर के अंदर जो है आपको मैंने बताया, उनके अंदर राजतंत्र का प्रभाव रहेगा उत्तरी इटली के अंदर। और एक था पो घाटी का इलाका, ठीक है, पो घाटी वाला, वो मैंने आपको बताया था, टस्कनी वाला। वहाँ पर क्या है कि विदेशी नियंत्रण का प्रभाव था, विदेशी प्रशासन था। एक है पोप के नियंत्रण वाला, यहाँ पर आपको मैंने दिखाया था रोम वाला, तो यहाँ पर पोप के प्रभाव का मध्य इटली का इलाका था। और एक है दक्षिण के अंदर ये इलाका जिसमें नेपल्स और सिसिली है, ये इनका अलग ही राग था, खिचड़ी अपनाना चाहते थे कि हम अपने नेतृत्व के अंदर इटली को बनाएंगे। तो ये 4 तरह से एक तरह से संपूर्ण इटली को प्रांतीय भावना के चलते विभिन्न राज्यों में ईर्ष्या की भावना का शिकार हो गए थे। इसलिए पोप का राज्य जो था वो सर्वाधिक शक्तिशाली था, आप ऐसे मान सकते हैं। आंतरिक बाधाओं के अंतर्गत राजतंत्र का विरोध तो था, लेकिन साथ ही वहाँ कुलीन वर्गों का भी विरोध था। इसलिए वहाँ के स्वयं को चर्च धर्म संघ शक्ति का रक्षक मानते थे, और ऑस्ट्रिया इन सभी का संरक्षक था। मुख्य रूप से कौन था? ऑस्ट्रिया था। इसके बाद में आर्थिक दृष्टिकोण से इटली में क्षेत्रीय आधार पर आर्थिक विषमता थी। उत्तरी इटली अर्ध औद्योगिक क्षेत्र था, तो दक्षिण इटली अत्यंत पिछड़ा और ग्रामीण इलाका था। तो नेपल्स और सिसिली है नीचे, जहाँ पर गेरिबाल्डी होगा, तो वहाँ पर जो इलाका था वो बहुत ज़्यादा पिछड़ा था, और उत्तर के अंदर जो थोड़ा सा अशिक्षित था, और मध्य में रोम वगैरह थे, तो ये कुछ ज़्यादा संपन्न थे। एकीकरण के मार्ग के अंदर सामंत वर्ग व कुलीन वर्ग के प्रमुख बाधक तत्व थे, जो सामंतवादी व जागीरदारी प्रथा को मजबूत बनाए रखना चाहते थे। चूंकि इटली में औद्योगिक पिछड़ापन अधिक था, अतः ऐसी स्थिति में जमीन में मालिकों के समाज के काफ़ी वर्चस्व था। ये वर्ग अपने वर्गीय हितों की रक्षा हेतु राष्ट्रीय एकता के प्रति गंभीर समस्या मानते थे। तो सामंत वर्ग का प्रभाव था कुल मिला के बात ये यहाँ पर, और यहाँ पर आर्थिक दृष्टि से कुछ अविषमता थी। इतनी गंभीर कठिनाइयों के बावजूद भी इटली में प्रांतीय संवैधानिकता और उदारवाद की भावनाएं प्रबल थी। तो इतनी ज़्यादा विषम परिस्थितियां थी, फिर भी इटली का एकीकरण हुआ। इसके लिए कुछ सहायक तत्व भी थे। इन सहायक तत्वों से जानने से पहले हम विचारधारा की बात करते हैं। मुख्य रूप से इटली के अंदर एकीकरण के संबंध में 3 विचारधाराओं का प्रचलन हो गया था। तीनों विचारधाराएँ क्या थी? देखिए कि मेजिनी एक गणतंत्रवाद सिद्धांत का व्यक्ति था, और मेजिनी इटली का एकीकरण गणराज्य के रूप में करना चाहता था, और गेरिबाल्डी इसका समर्थक था। ये मोस्ट अभी ये फैक्ट वाले हैं तीनों ही, ये ध्यान में रखना। अभी तक जो पढ़ाया वो थोड़ा कॉन्सेप्ट वाला है, वो तीनों ही फैक्ट वाले हैं, ये ध्यान में रखना कि मेजिनी किस रूप में करना चाहता था? गणतंत्र के रूप में। मेजिनी के बारे में देखें तो मेजिनी इटली का एकीकरण एक गणराज्य के रूप में करना चाहता था। मेजिनी ने तृतीय रोम की बात की थी कि जो सीजर और पोप के रोम के बाद जनता का रोम होगा। इसका समर्थक गेरिबाल्डी भी था, ये आपको ध्यान रखना है। गेरिबाल्डी ने किसका समर्थन किया था? मेजिनी का।
अब है कि जोजाबर्टी का संघीय राज्य सिद्धांत। ये संघीय राज्य सिद्धांत जोजाबर्टी जो है पोप के अधीन इटली का प्रत्येक राज्यों के संघ का समर्थन करता है। तो जोजाबर्टी कौन था? नवयुक्त इल्फ आंदोलन, एक आंदोलन हुआ था इटली के अंदर, नवयुक्त इल्फ आंदोलन। इसका प्रेरणा जो था वो जोजाबर्टी था, ठीक है। और इस जोजाबर्टी ने पोप पायस नवम था, इसके अधीन इटली के सभी राज्यों का एक संघ बनाना चाहता था। ब्रुसेल्स में पोलिका को समर्पित करते हुए 1843 में, ये जो जियोबर्टी भी नाम आता है, कहीं जोजाबर्टी भी नाम आता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ब्रुसेल्स के अंदर जो 1834 में जियोबर्टी ने अपनी पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था इटली की नैतिक और नागरिक श्रेष्ठता। ये पोप के नेतृत्व में इटली के राज्यों के संघ की वकालत की थी इस पुस्तक में। पुस्तक का नाम है इटली की नैतिक और नागरिक श्रेष्ठता, ये ध्यान रखना। अब तीसरा है काबूल। काबूल भी नाम आता है, कैमूर भी नाम आता है। तो काबूल जो सार्डिनिया के नामक राज्य के इटली का एकीकरण चाहता था, अतः वह मूल रूप से संवैधानिक और सीमित राजतंत्र के सिद्धांतों का समर्थक था। अतः कहा जा सकता है कि इटली का एकीकरण ही उसकी पद्धति के विचारों में अंतर था। मुख्य रूप से 3 विचारधारा मैं आपको वापस बता रहता हूँ। मेजिनी जो था वो गणतंत्र चाहता था और गैरिबाल्डी इसका समर्थक था। नंबर 2 आएगा जोयाबर्टी। जोयाबर्टी किसके अधीन? पोप के अधीन चाहता था कि पोप भी जो है पूरी इटली का नेतृत्व करे। इसके बाद में आएगा काबूल। काबूल जो था वो सीमित राजतंत्र की बात करता है, संविधान और सीमित राजतंत्र की बात करता है, और ये पीडमांट के नेतृत्व के अंदर मुख्य रूप से एकीकरण चाहता था। अब है बाह्य बाधाएं। बाह्य बाधाएं क्या थी? हमने आंतरिक बाधाओं की बात की, इसके अंदर 3 अलग अलग विचारधाराओं की बात की। अब बाह्य बाधाएं क्या है? बाह्य बाधाओं में आप मुख्य रूप से ऑस्ट्रिया को मान सकते हैं। ऑस्ट्रिया के अधीन इटली के 2 प्रांत हैं, लोम्बार्डी और वेनेशिया। अतः निश्चित रूप से इटली उसका प्रत्यक्ष स्वार्थ था। इसी कारण 2 जो क्षेत्र थे इनका नाम आपको ध्यान रखना है भाई, लोम्बार्डी और वेनेशिया। जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था, यहाँ पर लोम्बार्डी और वेनेशिया है। एक बार फिर से आप मैप देख सकते हैं, मैप के अंदर देख सकते हैं कि ये देख लीजिए दोस्तों, लोम्बार्डी और वेनेशिया आपको दिखाई दे रहा होगा कहाँ पर है। ये है लोम्बार्ड, ठीक है, और ये है ऑस्ट्रिया। तो यहाँ पर इसका प्रभुत्व था। तो ऑस्ट्रिया जो था मुख्य रूप से हस्तक्षेप कर रहा था। अतः निश्चित रूप से इटली का प्रत्यक्ष स्वार्थ था। और इसके अलावा 1815 में वियना कांग्रेस, तो ये मैंने आपको वियना कांग्रेस का पढ़ाया था। 1815 में वियना कांग्रेस के अनुसार इटली का चांसलर मेटरनिक ने अपने आप को यूरोप का पुलिस समझता था, ये बड़ा भी मोस्ट है। और इस रूप में वह किसी भी यूरोपीय देश में उदारवादी व राष्ट्रवादी आंदोलन को कुचलना अपना परम कर्तव्य समझता था। लोम्बार्डी वेनेशिया जैसे इटली के प्रांतों पर प्रत्यक्ष शासन के अलावा ऑस्ट्रेलिया के संबंधित राज परिवार के विभिन्न प्रांतों में परमा, मेडोना और टस्कनी यहाँ पर शासन कर रहे थे। अतः ऑस्ट्रिया द्वारा यह बात कतई स्वीकार नहीं की जा सकती कि इटली में राष्ट्रीय एकता के फलस्वरूप इसके प्रभाव किसी भी प्रकार का खतरा उत्पन्न हो। तो यहाँ पर भी एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से इनका शासन था, क्योंकि राजतंत्र के व्यक्ति ही यहाँ पर शासन कर रहे थे। परमा, मेडोना और टस्कनी, इन सभी के बारे में यहाँ पर राजतंत्र का कौन कौन व्यक्ति था आगे वाली वीडियो में जब फैक्ट मैं आपको कराऊंगा उसमें करेंगे। और यूरोप का पुलिस वगैरह है, ये आप देख लेना। 1815 का वियना कांग्रेस सम्मेलन मैंने आपको बता दिया। इसके बाद में इटली के अंदर पोप की उपस्थिति इटली को 3 राजनीतिक खंडों में, उत्तरी इटली, मध्य इटली और दक्षिण इटली में विभक्त था। मध्य इटली पोप का होने के कारण उत्तरी व दक्षिण इटली को अलग थलग कर देते थे। विखंडित इटली में पोप के राजतंत्र के कारण अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक महत्व भी था। यूरोप के कैथोलिक देश किसी भी हाल में पोप की सत्ता को नष्ट नहीं होना देना चाहते थे। पोप को भय था कि इटली के एकीकरण से अन्य छोटे राज्य उसमें हस्तक्षेप के अधिकार समाप्त हो जाएंगे। साथ ही राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत एकीकृत इटली पोप के आर्थिक अधिकार को चुनौती दे सकते हैं। इसी आधार पर शंका के कारण एकीकरण के मुद्दों पर पोप अवरोध उत्पन्न कर रहे थे। तो ये देख लेना, पोप का जो अधिकार था वो मध्य इटली पर था और ये एकीकरण नहीं होने देना चाहता था। अब है इटली के जो सहायक तत्व थे, वो सहायक तत्व कौन कौन थे? इटली के एकीकरण में जो सहायक तत्व थे वो कौन कौन थे? यद्यपि इटली के एकीकरण में बाह्य व आंतरिक बाधाओं की कमी नहीं थी, जो कि उसके एकीकरण में मार्ग में रोड़े थे, किंतु कालांतर में राष्ट्रीय पृष्ठभूमि के घरेलू व वैश्विक राजनीति की आर्थिक परिस्थिति होने के एकीकरण में मार्ग प्रशस्त हुआ। इटली के एकीकरण में कुछ सहायक तत्व थे। अब ये सहायक तत्व कौन कौन है ये देखिए।
कुछ राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों के अनुकूल होने के कारण एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ था। अब ये कौन कौन से सहायक तत्व थे उनको जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। सबसे पहला तो है कि नेपोलियन फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन बोनापार्ट एकीकरण के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेपोलियन का मैंने आपको बताया था। नेपोलियन अपने विजय अभियानों में के क्रम में इटली में भी राष्ट्रवाद, स्वतंत्रता और समानता, बंधुत्व के आदर्श को प्रसारित किया। नेपोलियन ने इटली विजय के पश्चात ऑस्ट्रिया को इटली से बाहर कर दिया, वहां गणतंत्र की स्थापना की और छोटे छोटे कई राज्यों में 3 भागों में समूहित किया। शासन की सुविधा के लिए एक ही प्रकार के कानून को पूरी इटली में लागू कर दिया था। इस तरह प्रशासनिक एकीकरण संपन्न किया। नेपोलियन ने सामंती व्यवस्था जो थी इसको समाप्त कर दिया था और आंतरिक व्यापार पर लगे प्रतिबंधों का अंत कर आर्थिक विकास को प्रोत्साहित किया था। साथ ही महाद्वीपीय व्यवस्था जो नेपोलियन ने चलाई थी, पीछे वाली वीडियो में आपको पूरा समझाया। इटली के वस्त्र उद्योग के विकास को, वहाँ के आर्थिक विकास को प्रोत्साहन दिया। नेपोलियन ने इन कार्यों से इटली वासियों ने अपने गौरवपूर्ण अतीत का पुनः स्मरण हुआ और वहाँ चेतना जागृत हुई। किंतु जब स्वयं नेपोलियन ने ही इटली को उपनिवेश के रूप में प्रयुक्त करना शुरू कर दिया, यानी इटली वासियों से आत्मसम्मान की भावना जागृत हो जाती है बाद में, क्योंकि वहाँ से वो कर की प्राप्ति करते हैं। तो इटली के अनेक कलाकृतियों और धरोहरों में नेपोलियन फ्रांस ले जाने लगा। इस अन्याय को इटली वासी सहन नहीं कर सके, इसलिए नेपोलियन के आधिपत्य को इटली के लोगों ने फ्रांस के प्रति आक्रोश उत्पन्न कर दिया। फलतः इटली में राष्ट्रवाद की भावनाएं भड़क उठी। इसलिए यह कहा जाता है कि नेपोलियन ही इटली का राष्ट्रवाद का जन्मदाता था। मेरियट का ये कथन है, ये कथन 1-2 बार पूछा भी गया है एग्जाम में। किसने कहा था कि इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता? तो मेरियट का कथन है कि नेपोलियन ही वह पहला व्यक्ति था जिसने इटली को एकता प्रदान की थी। राष्ट्रीय एकता प्रदान करने की बात मेरियट कहता है। इटली और जर्मनी के एकीकरण के संदर्भ में यह कहा जाता है कि नेपोलियन ने उन देशों के उस राजकुमार के कार्य किया जिसने जंगल में कोई सोई हुई राजकुमारी को जादू की लकड़ी घुमाकर जगा दिया था। यह राजकुमारी ही राष्ट्रीयता की तीव्र भावना थी। तो ये आपका नेपोलियन के बारे में है और नेपोलियन का कुछ विशेष योगदान रहा था, क्योंकि नेपोलियन के बारे में यदि बात करें अपने, तो नेपोलियन आपको पता है कि जो (1796) के अंदर 1796-97 के अंदर जो अभियान करते इटली के खिलाफ, इसका मुख्य नायक यही होता है और इटली को इसने एक तरह से गणतंत्रों में स्थापित किया था। पीछे वाले वीडियो में हमने जाना। अब है भौगोलिक और सांस्कृतिक एकता। इटली भौगोलिक रूप से एक सुस्पष्ट इकाई थी। उसे अतिरिक्त इटली के पृथक छोटे छोटे राज्य में समान कैथोलिक और भाषा इटलावी बोली जाती थी, यानी समान नस्ल के लोग निवास करते थे। इटालवी एकता की प्रधान की समान दृढ़ता ये लागू की थी, क्योंकि एक तो यहाँ की जो भाषा थी वो एक ही भाषा थी, ऐसे नहीं कि कहीं कोई अलग भाषा। जैसे भारत एक बहुभाषा राष्ट्र है, तो बहुभाषा राष्ट्र होने के लिए कुछ भाषाई आधार पर भी विषमता आ जाती है कभी कभी, तो इस तरह से नहीं था। इसके अंदर एक ही भाषा बोली जाती थी। और सांस्कृतिक एकता की बात करें तो एक ही समान धर्म था। तो ये इन दोनों का जो मुख्य कारण था। एक आर्थिक गतिविधियां जो थी, यद्यपि इटली में औद्योगिक क्रांति का प्रभाव सीमित था, किंतु नेपोलियन के प्रशासनिक सुधारों ने इटली की आर्थिक गतिविधियों का मार्ग प्रशस्त किया। भूमि सुधार, सामंती व्यवस्था की समाप्ति और रेलवे का विकास इटली के आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक एकता को भी सुदृढ़ बना रहा था। ये जो नेपोलियन ने विकास किया था यहाँ पर आर्थिक विकास, इसको आप समझ सकते हैं। इसके बाद में कुछ बौद्धिक आंदोलन हुए थे, इनको पुनरुत्थान या रिसोल्चिमेंट भी कहा जाता है। सिल्वियो पोलिक द्वारा रचित एक पुस्तक है जिसमें ऑस्ट्रिया के जेल खाने का वृत्तांत, इटली वासियों से ऑस्ट्रिया की मुक्ति भावना जागृत हुई। एक पुस्तक लिखी थी सिल्वियो पोलिक द्वारा ऑस्ट्रिया के जेल खाने का वृत्तांत। उसने बहुत ही जो दुर्गम रूप से यातनाएं देते थे इसके बारे में इन्होंने बताया। तो इटली वासियों के अंदर ऑस्ट्रिया से जो है वो कटुता की भावना आई, इनसे मुक्ति पाने की इनके अंदर अलग जाग गई। फास्कोलो, एल्फराई, मेजिनी जैसे विचारकों ने इटली के एकीकरण के लिए पक्ष में बौद्धिक भूमिका निभाई। यह आंदोलन संगठनों और समाचार पत्रों के प्रसार द्वारा विकसित हुआ था। तो कुछ बौद्धिक आंदोलन भी हुए थे। अब है क्रांतियाँ। ये मोस्ट है भाई क्रांति वाला, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। क्रांति और विद्रोह।
नेपल्स, पीडमांड और लोम्बार्डी में जब विद्रोह हुए तो इनका दमन किया गया। इनकी मांगें उदारवादी विचारों से प्रेरित थी, इसलिए दमन प्रक्रिया में विरोधी अधिकतर राजतंत्र के विरुद्ध हो गए। राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ जिसने अंततः इन राजतंत्रों को उखाड़ फेंका, ऑस्ट्रिया के प्रभाव को भी समाप्त कर दिया। इटली के एकीकरण में 1820, 1830 और 1848 3 बार विद्रोह होते हैं। प्रमुख बड़े विद्रोह प्रबल राष्ट्रवाद को जन्म देते हैं। सबसे पहले क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ। 1810 के अंदर 1810 के अंदर दोस्तों एक कार्बोनेरी संस्था की स्थापना होती है। कार्बोनेरी संस्था, और कार्बोनेरी संस्था की स्थापना नेपल्स में होती है। इसमें कार्बोनेरी संस्था इटली में नेपल्स में स्थापित कोयला झोंकने वाली एक प्रमुख गुप्त संस्था थी, ठीक है। और इस संस्था का अर्थ होता है कि कोयला झोंकने वाला अथवा चिंगारी लगाने वाला। इसका फ्रांसीसी शासन के विरुद्ध 1810 में नेपल्स के अंदर इसका जो स्थापना होती है। और इसके 2 प्रमुख उद्देश्य थे, एक तो विदेशियों को इटली से बाहर निकालना और एक वैधानिक स्वतंत्रता स्थापित करना। इस तरह से यहाँ पर जो विरोध होता है वो प्रारंभिक विरोध स्पेन में विरोध से प्रेरणा ली थी इन्होंने। 1820 के अंदर स्पेन के विरोध से प्रेरणा पाकर कार्बोनी नेतृत्व में सेशल्स, नेपल्स और पीडमांट, यहाँ पर जो नेपल्स और पीडमांट मैंने आपको दिखाए थे मैप के अंदर, इन्होंने इन जनता ने विरोध किया। 1820 में जो स्पेन के अंदर एक क्रांति होती है, इसके अंदर बुर्बो वंश के अधीन इटली की राज्य में बड़ी उत्तेजना फैली। नेपल्स की जनता ने स्पेन की तरह संविधान की मांग कर थी यहाँ पर, और लेकिन यहाँ के जो थे दबा दिया गया था इसको। और इसके बाद में ऑस्ट्रिया व प्रूस प्रशा ने यहाँ पर हस्तक्षेप किया था। ऑस्ट्रिया द्वारा हस्तक्षेप करके यहाँ पर इस विद्रोह को दबा गया। एक विरोध होता है 1830 के अंदर। 1830 वाला जो विरोध है, 1830 में बेल्जियम और फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप विरोध हुआ था। और यहाँ से प्रभावित होकर परमा मेडोना और पोप राज्य के अंदर विरोध हुआ था। 3 जो है परमा मेडोना वाला, वहाँ पर विरोध हुआ था 1830 के अंदर। और सीरो मेनोटी ने के नेतृत्व में, मेनोटी नाम का एक व्यक्ति था जहाँ पर इसने नेतृत्व किया था, यह विरोध भी दबा दिया गया था। सीरो मेनोटी को बाद में बाहर निकाल दिया गया। एक विरोध होता है 1848 में। 1848 में इटली में उत्तेजना के बादल फिर से उमड़े। ये उत्तेजना के बादल कैसे थे? इटली के एकीकरण में मेजिनी का सबसे बड़ा योगदान था। और 1848 के अंदर जो विरोध होता है, मेजिनी ने अपनी पार्टी का पुनः नामकरण कर पार्टी ऑफ एक्शन कर दिया था। ये इटली के जो विरोध हुआ था इसी के कारण। 1848 में विभिन्न पक्षों की एकीकरण और रणनीति को लेकर मतभेद हो गए थे। इस काल में केबुर की बौद्धिक नरक की संज्ञा दी गई थी। यानी कि इस काल को जो 1848 का काल है, इसको 1848 में फ्रांसीसी क्रांति के लिए सिसिली और नेपल्स की जनता ने संविधान की मांग रखी थी। जो नीचे वाली जो है ये आपका, इसके अंदर बाद में गैरिबाल्डी आएगा, इसने भी कुछ योगदान दिया था। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका था कुछ सहायक तत्व और कुछ विरोधी तत्व जो इटली के अंदर भूमिका निभा रहे थे कि क्यों हुआ और क्यों नहीं होना देना चाहते थे। तो अभी तक जो भी आपने पढ़ा है, थोड़ा बहुत आप पढ़ने का प्रयास करेंगे किताब से तो भी आपको समझ में आएगा। बाकी आगे वाले वीडियो के अंदर मैं पूरा इटली का एकीकरण बता दूंगा शुरू से लेकर लास्ट तक। ठीक है, ये आपकी पृष्ठभूमि थी। एक तरह से वीडियो को ऐसे न देखें कि ये एग्ज़ाम के अंदर इसमें से प्रश्न आया नहीं, लेकिन ये मैंने आपको कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, अवधारणा क्लियर करने के लिए आपको बताया है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।